हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संगीत प्लैनेट में। तो आज से आपकी एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट हो चुकी है संगीत के लिए। यह पहला वीडियो रहने वाला है। इस सेशन में आपको 125 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इस सेशन में हम एमसीक्यू के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी देखते हुए चलेंगे। तो यह क्लास आपकी एमसीक्यू प्लस आपकी कॉन्सेप्ट बेस रहने वाली है। तो आपके लिए यहाँ से बहुत अधिक हेल्प देखने की मिलेगी। तो सेशन को एंजॉय करिए और सेशन में शुरू से लेकर के एंड तक बने रहिए। गाइस, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज रहने वाली है। जितनी भी हमने प्रीवियस ईयर में जितनी भी सीरीज लेकर के आए हैं उनमें एग्जाम में बहुत अधिक हेल्प देखने के लिए मिली है। काफ़ी विद्यार्थियों का अच्छा रिस्पॉन्स था, तो उनकी ऑन डिमांड पर यह सेशन स्टार्ट किया है। तो सभी विद्यार्थियों के लिए यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। सभी अच्छे से एंजॉय करिए। तो देखिए गाइस, मैं आपको बता दूँ, जो विद्यार्थी बीपीएससी, DSSB और EMRS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। आज ही क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है, तो आप जाकर के एप्लीकेशन पर इसको परचेज कर सकते हैं। जो हमारी एप्लीकेशन है वह शिक्षा प्लैनेट के नाम से है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप प्लेलिस्ट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। गाइस, जो हमारा चैनल है संगीत प्लैनेट के नाम से है, बट जो हमारी एप्लीकेशन है वो शिक्षा प्लैनेट के नाम से है। तो आपको यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है। इस क्रैश कोर्स में आपको मिलने वाला है फुल सिलेबस म्यूजिक का। नोट्स मिलेंगे आपके हर एक लेक्चर के, जो भी लेक्चर आपको मिलेगा उसके नोट्स आपको मिलेंगे। फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे आपको 5, जिससे आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन मिलेंगे और चैप्टर वाइज ही आपको टेस्ट मिलने वाले। ये सबसे अच्छी बात है कि आपके लिए क्वेश्चन के साथ साथ टेस्ट भी मिलेंगे और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। एक ही जगह पर एक ही साथ सब कुछ आपको पूरा पैकेज मिल जाएगा, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। तो इससे जुड़ना ना भूलें। जितने भी विद्यार्थी इंटरेस्टेड हैं सभी के सभी शिक्षा प्लैनेट ऐप को डाउनलोड जरूर कर लें। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, भातखंडे स्वर लिपि पद्धति में सम का चिन्ह क्या है। तो गाइस, जो भातखंडे स्वर लिपि पद्धति है उसमें सम को क्या बोला जाता है, 4 या फिर गुणा, 0 या फिर 2। देखिए, सम को बोला जाता है आपका क्रॉस। जो भातखंडे स्वर लिपि पद्धति है सम को क्रॉस से दर्शाया जाता है और आपका जो खाली होता है खाली को 0 से दर्शाया जाता है। यहाँ पर 2 और 4 आपका जो संख्या आपको दिखाई दे रही है ये ताली के लिए रहने वाली है। तो ताली में क्या होता है, मात्राओं को काउंट किया जाता है। जितनी भी मात्रा होंगी वो उतनी ही उस पर ताली दी जाती है। तो इस प्रकार से आपका जो भातखंडे स्वर लिपि पद्धति है उसमें चिन्हों को दर्शाया गया है। अब यहाँ पर देखिए, कोमल स्वर भी होती हैं, तीव्र स्वर भी होती हैं, आपके शुद्ध स्वर भी होते हैं, सप्तक भी होता है, तार सप्तक, मध्य सप्तक, और मात्राओं को भी अलग से यहाँ पर दर्शाया जाता है। तो उसके लिए अपन अलग से सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें चर्चा करने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि राग बागेश्री में पंचम स्वर किस नाम से पहचाना जाता है। तो जो बागेश्री राग है उसमें पंचम स्वर को किस नाम से पहचाना जाता है, वादी के नाम से, संवादी, विवादी या फिर अनुवादी। तो देखिए, पंचम को राग बागेश्री में आपका विवादी स्वर के नाते जाना जाता है, जो कि महत्वपूर्ण रहने वाला है। बागेश्री जो आपका राग है इसमें आपका जो संवादी स्वर रहने वाला है वह रहने वाला है आपका मध्यम संवादी है, वादी है, और षड्ज आपका संवादी है। तो यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। बागेश्री राग आपका काफ़ी ठाट का राग है यह। इसमें आपका ग और नी कोमल रहते हैं, जो कि आपका यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, औडव संपूर्ण जाति का कौन सा राग है। औडव संपूर्ण जाति का कौन सा राग है, भैरव, यमन, आसावरी या फिर खमाज। तो गाइस, औडव संपूर्ण जाति का आपका राग रहने वाला है आसावरी। जो आसावरी राग है यह औडव संपूर्ण जाति का है। बात करते हैं भैरव राग आपका किस जाति का रहने वाला है। तो यहाँ पर यह संपूर्ण जाति का राग है। संपूर्ण जाति का राग है भैरव। यमन आपका रहने वाला है संपूर्ण जाति का। यमन भी आपका संपूर्ण का है। बात करते हैं खमाज के बारे में, तो खमाज आपका रहने वाला है साड़व संपूर्ण। तो इस प्रकार से यह राग है, इनकी जाति यहाँ पर दी हुई है। देखिए, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ यहाँ पर। औरव, साड़व और संपूर्ण,
ये आपकी 3 प्रकार की जातियाँ होती हैं। औरव जाति में आपके 5 स्वर प्रयोग किए जाते हैं, साड़व जाति में आपके 6 स्वर प्रयोग किए जाते हैं और संपूर्ण जाति में आपके 7 स्वर। तो इन तीनों जाति से मिलकर के आपकी 9 उपजातियाँ, टोटल 9 जातियाँ बनती हैं, जो कि अपन आगे देखने वाले हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। राग भैरव का गायन समय क्या है? राग भैरव है उसका गायन समय क्या रहने वाला है? सुबह का टाइम या फिर शाम का या फिर रात्रि या फिर दोपहर? तो इनमें से आपको बताना है राग भैरव का गायन समय क्या है। तो गैस राग भैरव का गायन समय है आपका सुबह का टाइम। सुबह का टाइम कौन सा रहने वाला है? 4 से 7, जो कि आपका प्रातः काल भी बोला जाता है। अब यहाँ से जो 4 से 7 बजे का टाइम रहता है, इसको संधि प्रकाश राग भी बोला जाता है। कौन सा राग बोला जाता है? संधि प्रकाश राग। संधि प्रकाश राग आपके सुबह 4 से 7 या फिर शाम को 4 से 7, जो राग इन टाइम पर आते हैं उनको संधि प्रकाश राग बोला जाता है। तो यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि संधि प्रकाश राग निम्न में से कौन सा है? तो आपको ऑप्शन में भैरव राग मिलेगा। तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि संधि प्रकाश राग आपका भैरव रहने वाला है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न स्वर समुदाय किस राग में है? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आपके एग्जाम में जो राग के पकड़ होती है उससे संबंधित 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, और 4 से 5 क्वेश्चन आप मान के चलिए जो MCQ की सीरीज चल रही है, यहाँ से आपके जो मैं आपको स्वरावली बताने वाला हूँ उससे बाहर नहीं जाएगा। तो आपका ग म रे सा यह स्वरावली है, यह किस राग की है? तो गाइस ये आपकी भैरव राग की स्वरावली है। जो आपका भैरव राग है इसमें ग म रे सा प्रयोग में लाया जाता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। अब देखिए एक स्वरावली आपकी बनती है भैरव राग की ग म रे सा। अब अगर आपको जो भी स्वरावली मिलेगी उसमें यह आपको जरूर मिलेगा। अगर ये नहीं मिलता है तो फिर आपको मिलेगा ग म ध प। इन दोनों में से कोई एक स्वरावली मिलेगी जो कि आपको एग्जाम में राग भैरव को पहचानने के उपयोगी होगी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पहले किसका जन्म हुआ था? निम्न में से सबसे पहले किसका जन्म हुआ था? छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, ठुमरी या फिर टप्पा? तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि निम्न में से सबसे पहले किसका जन्म हुआ था। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बनता है छोटा ख्याल या फिर बड़ा ख्याल। जनरली हम जानते हैं कि जो बड़ा होता है वो पहले आता है और जो छोटा होता है वो पीछे आता है, लेकिन ख्याल के कॉन्सेप्ट में यह उल्टा है। जो छोटा ख्याल है यह पहले आया था, पहले यानी कि 14वीं शताब्दी में आया था, और जो बड़ा ख्याल है यह 15वीं शताब्दी में इसकी खोज हुई थी, यानी कि इसकी उत्पत्ति हुई थी बड़ा ख्याल की। अब यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है, छोटा ख्याल जिसे द्रुत ख्याल बोला जाता है यह पहले आया था, और जो बड़ा ख्याल है या इसे विलंबित ख्याल बोला जाता है यह पीछे आया था। छोटा ख्याल द्रुत ख्याल की खोज आपकी या जन्मदाता आपका अमीर खुसरो को माना जाता है। किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। आपका जो बड़ा ख्याल है या द्रुत ख्याल है इसका आविष्कार हुसैन सरकी को माना जाता है। किसे माना जाता है? हुसैन सरकी। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ताल दीपचंदी प्रायः किसके साथ बजाई जाती है? तो जो दीपचंदी ताल है यह किसके साथ बजाई जाती है? तो गाइस ख्याल, ध्रुपद, ठुमरी या फिर टप्पा किसके साथ बजाई जाती है? तो आपकी दीपचंदी ताल ठुमरी के साथ बजाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अवश्य यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है। देखिए इसके साथ साथ आपकी पंजाबी और जत ताल भी बजाई जाती है। ठुमरी के साथ पंजाबी और जत ताल भी बजाई जाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ठुमरी का आविष्कार किसने किया था, तो गाइस जो वाजिद अली शाह हैं, वाजिद अली शाह यह ठुमरी के आविष्कारक हैं। यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। टप्पा गायकी के साथ प्राय कौन सी ताल बजती है?
जो टप्पा गायकी है गाइस आपकी, इसके साथ कौन सी ताल सबसे अधिक बजाई जाती है, जो कि आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो टप्पा गायकी के साथ आपकी जो ताल बजाई जाती है वह बजाई जाती है आपकी पंजाबी ताल। कौन सी ताल बजाई जाती है? पंजाबी ताल। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ताल है आपकी पंजाबी। तो अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि टप्पा के साथ कौन कौन से राग गाए जाते हैं, किस राग में टप्पा सबसे अधिक गाया जाता है। तो गाइस इसके लिए खमाज, काफ़ी और झंझोटी राग, इन राग में टप्पा सबसे अधिक गाया जाता है। टप्पा का आविष्कार आपका सौरी मियाँ के द्वारा किया गया था। जो सौरी मियाँ हैं यह टप्पा के आविष्कारक हैं। कौन है? आविष्कारक। तो यहाँ से महत्वपूर्ण बनता है टप्पा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, वातखंडी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। इसके लिए ऑप्शन रहने वाले आपका ग्वालियर में, इलाहाबाद में, लखनऊ में या फिर वाराणसी में। तो आपका जो वातखंडी विश्वविद्यालय है यह आपका लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। इसकी स्थापना आपकी 1926 में की गई थी। किस नाम से की गई थी? तो यह की गई थी आपकी मैरिस म्यूजिक कॉलेज के नाम से। मैरिस म्यूजिक कॉलेज। देखिए यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वातखंडी संगीत शास्त्र का पुराना नाम क्या है। तो मैरिस म्यूजिक कॉलेज है। वातखंडी संगीत शास्त्र के पहले प्रिंसिपल कौन थे? ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। पहले प्रिंसिपल कौन थे? तो ये थे आपके श्री कृष्ण नारायण रतंजकर। श्री कृष्ण नारायण रतंजकर। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, जो कि आपको पता होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। वंदे मातरम अपने मूल रूप में किस राग में गाया जाता है। तो जो वंदे मातरम है यह अपने मूल रूप में किस राग में गाया जाता है? बहार में, हमीर में, देश में या फिर देशकार में। तो इनमें से आपको बताना है कि जो वंदे मातरम है यह किस राग में गाया जाता है। आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। कमेंट करते हुए चलिए आप साथ ही साथ और अपना स्कोर भी नोट डाउन करते हुए चलिए, जिससे आप एंड में हमें कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो वंदे मातरम आपका देश राग में गाया जाता है। किस राग में गाया जाता है? देश राग में। देखिए वंदे मातरम की जो रचना हुई थी आपकी 7 नवंबर 1876 में। कब हुई थी? 7 नवंबर 1876 में इसकी रचना हुई थी। रचनाकार कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। किसके द्वारा की गई थी इसकी रचना? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। अब यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वंदे मातरम का जो गायन समय है वो क्या है। वंदे मातरम को कितने समय में गाया जाता है? तो इसका आंसर है 65 सेकंड, या फिर इसकी जगह पर ये भी आ सकता है 1 मिनट 5 सेकंड। कोई आपको एक ऑप्शन में जरूर मिलेगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर किसके शिष्य थे? जो पंडित ओंकारनाथ ठाकुर थे वो किसके शिष्य थे? वातखंडे जी के, विष्णु दिगंबर के, इचल करंजीकर के या फिर वकले बुआ के, भास्कर हुआ वकले के। इनमें से आपको बताना है कि आपके ओंकारनाथ ठाकुर किसके शिष्य थे। तो देखिए जो ओंकारनाथ ठाकुर थे आपके विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के शिष्य थे। यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। ओंकारनाथ ठाकुर का जन्म हुआ था आपका इसका 24 जनवरी 1897 में जहाजग्राम बड़ौदा में इसका जन्म हुआ था। जो ओंकारनाथ ठाकुर जी हैं इनका जन्म हुआ था आपका जहाजग्राम में 24 जनवरी 1897 में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इनका महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इनका जो घराना है यह ग्वालियर घराने से थे। कौन से घराने से थे? ग्वालियर घराने से। पिता गौरी शंकर थे, माता झवेरबा थी, इनकी पत्नी इंदिरा देवी थी। यहाँ से यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा।
आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बलवंत राय भट्ट किसके शिष्य थे? तो बलवंत राय भट्ट जी थे या किनके शिष्य थे? भातखंडे जी के थे या फिर विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के, ओंकारनाथ ठाकुर जी के या विनायक राव पटवर्धन के? तो निम्न में से आपको बताना है कि आपके जो बलवंत राय भट्ट हैं किनके शिष्य थे। तो बलवंत राय भट्ट जी विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के शिष्य थे। ओंकारनाथ ठाकुर और बलवंत राय भट्ट दोनों ही एक साथ इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी आपकी विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी से। आगे बात करते हैं राग विज्ञान के लेखक का नाम क्या है? जो राग विज्ञान है किताब, इनके लेखक कौन थे? तो राग विज्ञान किताब के लेखक थे आपके विनायक राव पटवर्धन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बन सकता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कर्नाटक पद्धति में मुख्य ताल कितनी होती हैं? जो गाइस आपका कर्नाटक पद्धति है उसमें मुख्य कितनी ताल होती हैं? 5, 7, 9 या फिर 11? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी। कर्नाटक पद्धति में मुख्य 7 ताल हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि प्राचीन काल में कितनी तालें थीं? तो प्राचीन काल में आपकी 108 तालें थीं। अब जो आपकी 7 ताल हैं कर्नाटक पद्धति में, इनके लिए जाति भेद से जो कर्नाटक ताल पद्धति की 5 जातियां हैं उनके आधार पर इनको 35 ताल बनाया जा सकता है। अगर गति भेद की बात करते हैं तो इनको 175 ताल बनाया जा सकता है। तो यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी बन सकते हैं जो कि आप यहाँ पर नोट डाउन करते हुए जरूर चलना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सा रे गा रे सा किस राग का अंश है? सा रे गा रे सा किस राग का अंश है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो आपका रेगा रेसा जैसे ही आपको यहाँ पर दिखाई दे, जो आपको रेगा रेसा आपको दिखाई दे रहा है, जैसे ही आपको यह दिखाई दे सब आपको कुछ भी नहीं करना है। यह आपका तोड़ी अंग का या राग है। देखिए रेगा रेसा तोड़ी अंग है, तो यहाँ से अगर आपको तोड़ी कहीं भी ऑप्शन में दिखाई दे तो आपका तोड़ी अंग यहाँ से लग जाएगा। अब देखिए बात करते हैं जो तोड़ी है आपका, तोड़ी राग है या तोड़ी थाट का राग है। इसका जो वादी है दा है, संवादी इसका गा है। तो इसका वादी संवादी क्या और रहने वाला है? धागा। जाति इसकी रहने वाली है संपूर्ण संपूर्ण। गायन समय इसका दिन का दूसरे प्रहर में यह गाया बजाया जाता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट हमारा रहने वाला है सियाराम तिवारी किस गायकी के लिए प्रसिद्ध थे? तो जो सियाराम तिवारी जी थे किस गायकी के लिए प्रसिद्ध थे? ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी या फिर टप्पा? इनमें से आपको बताना है। आपके जो सियाराम तिवारी जी हैं किस गायकी के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये आपके रहने वाले हैं ध्रुपद के लिए। देखिए ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध थे सियाराम तिवारी जी। अब आपको बताना है ध्रुपद गायकी में सबसे अधिक किस ताल का प्रयोग किया जाता है? तो गाइस इसके लिए 4 ताल रहने वाला है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है तो आपको पता जरूर होना चाहिए। आगे बात करते हैं भावरंग लहरी किसके नाम के साथ जोड़ा गया है? तो जो भावरंग लहरी है यह किसके साथ जोड़ा गया है? ओंकारनाथ ठाकुर जी के साथ, बलवंत राय भट्ट के साथ या चित्तरंजन ज्योतिषी के साथ या प्रदीप दीक्षित के साथ? तो भावरंग लहरी किसके साथ जोड़ा गया है? तो यह आपका जोड़ा गया है बलवंत राय भट्ट के साथ। किसके साथ? बलवंत राय भट्ट के साथ। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। प्रवण भारती के लेखक का नाम क्या है? प्रवण भारती जो पुस्तक है, जो बुक है आपकी प्रवण भारती, इसके लेखक कौन है? ओंकारनाथ ठाकुर, बलवंत राय भट्ट, रामाश्रय झा या प्रदीप दीक्षित? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ओंकारनाथ ठाकुर जी। प्रवण भारती पुस्तक है ओंकारनाथ ठाकुर जी के द्वारा लिखी गई है। इनके द्वारा एक और महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई है संगीतांजलि। कौन सी पुस्तक? संगीतांजलि, जो कि आपकी 7 भाग में लिखी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन 2 बुक से एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ओंकारनाथ ठाकुर जी की 2 महत्वपूर्ण बुक हैं, आपको याद होना चाहिए। आगे बात करते हैं कुल कितनी श्रुतियाँ हैं?
आपके संगीत में कुल कितनी श्रुतियाँ हैं? 21, 22, 23 या 24? तो आपके संगीत में टोटल 22 श्रुतियाँ हैं। अब यहाँ से महत्वपूर्ण तो ये बनता है कि श्रुति कौन सी है। आजकल यह क्वेश्चन कम पूछा जा रहा है। अब यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको 4 में से 3 श्रुति मिलेंगी और एक कोई और अन्य नाम दिया होगा, तो उसमें आपको छांटना रहता है कि निम्न में से श्रुति कौन सी है। तो आपको 22 श्रुति उंगलियों पर याद होना चाहिए, जैसे कि तीव्रा, कुमुदती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रजनी, रक्तका, रौद्री, क्रोधा, वर्जिका, प्रसारणी, प्रीति, मार्जनी, क्षिति, रक्ता, संदीपनी, अलापनी, बदंती, रोहिणी, रम्या, उग्र, छोबड़ी। इस प्रकार से फिंगर टिप्स पर आपको 22 की 22 श्रुति याद होना चाहिए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सा और रे में कितनी श्रुतियों का अंतर है? अब देखिए, सा और रे में कितनी श्रुतियों का अंतर है? 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ से आपको एक में श्लोक बताऊंगा, उससे आपका पूरा का पूरा यह क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, इस मैं आपको बता दूं, स और रे में आपकी 3 श्रुतियाँ हैं। कितनी है? 3 श्रुतियाँ। अब इसके लिए एक श्लोक आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, चतुष चतुष चतुष्छेप षड्ज मध्यम पंचमा द्वितीय निषाद गांधारो तीसरी ऋषभ देवतो। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपकी ऋषभ की और षड्ज की कितनी कितनी श्रुति हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, चतुष चतुष चतुष्छेप षड्ज मध्यम पंचमा, षड्ज मध्यम और पंचम की कितनी है? आपकी 4 4। द्वितीय निषाद गांधारो 2 2 किसकी हैं? निषाद और गांधार की कितनी है? 2 2। तीसरी ऋषभ देवतो, ऋषभ और देवती की कितनी है? 3 और 3। अब यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें क्या बोला गया है, सा और रे में कितनी श्रुतियाँ हैं। तो सा आपका फर्स्ट में रहता है, उसके बाद आपका रे आता है। तो सा से आगे रे कितनी श्रुति के बाद आएगा? 3 श्रुति के बाद। तो इस प्रकार से एक श्लोक से आप पूरा का पूरा श्रुति याद कर सकते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। प्रारंभ में कितने ग्राम थे? तो गाइस, जो प्रारंभ में यानी कि बात हो रही है प्राचीन काल की, प्राचीन काल में कितने आपके ग्राम थे? 2, 3, 4 या फिर 5? तो प्राचीन काल में, प्राचीन काल यानी कि भरत जी के काल में आपके ग्रामों की जानकारी मिलती है सिर्फ 2 ग्रामों के बारे में। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आपकी जो जानकारी मिलती है, अहोबल, सारंगदेव या फिर आपका नारद जी के द्वारा भी बोल सकती हैं। इन्होंने 3 ग्रामों के बारे में बोला हुआ है इनके द्वारा। तो सबसे पहले प्राचीन काल में भरत जी ने सिर्फ 2 ग्रामों की चर्चा की है, आपका षड्ज और मध्यम ग्राम। अहोबल, सारंगदेव और नारद जी ने 3 ग्राम की रचना की है, षड्ज, मध्यम और गांधार ग्राम। भरत जी ने गांधार ग्राम को स्वर्गवासी बताया था, उसके बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कुल मूर्छनाएं कितनी हैं? तो कुल मूर्छनाएं कितनी हैं? 21, 22, 23 या फिर 24? तो देखिए, मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा बता दूं कि कुल ग्राम कितने हैं। अभी चर्चा की, कुल ग्राम है आपके 3 ग्राम हैं। अब यहाँ से बात आती है, 1 ग्राम से आपकी 7 मूर्छना बनती हैं। तो 2 ग्राम से आपकी कितनी बनेगी? 14 मूर्छना। और 3 ग्राम से आपकी बनेगी 21 मूर्छना। तो टोटल आपकी कितनी मूर्छना हो जाएंगी? 21। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कुल विकृत स्वर कितने हैं? कुल विकृत स्वर कितने हैं? अब विकृत स्वर क्या होते हैं? जो स्वर अपनी वर्तमान स्थिति से या तो ऊपर होकर के बोला जाए या फिर नीचे आकर के। तो इसके लिए आपका जो विकृत स्वर है, विकृत स्वर कुल कितने हैं? 4, 5 या फिर 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको कमेंट करके ये जरूर बताना है कि कुल विकृत स्वर कितने हैं। तो देखिए गाइस, मैं आपको बता दूं कुल विकृत स्वर हैं आपके 5। अब यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन फंसने वाला है। कुल विकृत स्वर आपके 5 हैं। अब इनमें से भी आपके 2 भाग रहने वाले हैं, कोमल विकृत और तीव्र विकृत। कोमल विकृत आपके 4 हैं, रे, ग, ध और नी। और तीव्र विकृत आपका सिर्फ 1 है, मध्यम। कोमल के लिए नीचे खड़ी लाइन लगाते हैं, तीव्र के लिए ऊपर खड़ी लाइन लगाते हैं। अब देखिए, यहाँ से सिर्फ विकृत बोला है तो 5 हैं, अगर कोमल विकृत बोला जाए तो 4, अगर तीव्र विकृत बोला जाए तो 1। तो इसमें आपको फंसना नहीं है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सभी शुद्ध स्वरों से निर्मित राग है।
सभी शुद्ध स्वरों से निर्मित राग कौन सा है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि शुद्ध स्वर यानी कि जो शुद्ध स्वरों से निर्मित राग आपका कौन सा है, यमन, खमाज, बिलावल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान समय में देखा जाए तो शुद्ध राग कौन सा है और शुद्ध थाट कौन सा है, ये आपको बताना है। तो देखिए शुद्ध थाट आपका कौन सा है, बिलावल। इसमें सभी शुद्ध स्वर प्रयोग की जाती हैं और शुद्ध राग भी आपका बिलावल। तो यह क्वेश्चन गलत क्यों होता है, गलत इसलिए होता है कि बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि शुद्ध बिलावल शुद्ध थाट होता है, बल्कि शुद्ध राग भी बिलावल ही होता है। आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है। आपका बिलावल में सभी शुद्ध स्वर प्रयोग किए जाते हैं। आपका यमन कल्याण में म तीव्र प्रयोग किया जाता है। खमाज में आपका नी कोमल प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। राग यमन का संवादी स्वर क्या है। राग यमन है, यमन राग को कल्याण राग भी बोलते हैं। तो राग यमन या राग कल्याण बात एक ही है। आपको बताना है कि राग यमन का संवादी स्वर कौन सा है, मध्यम, पंचम, निषाद या फिर दैवत, इनमें से कौन सा आपका रहने वाला है। तो देखिए गाइस, इसके लिए मैं आपको बता दूं, आपका जो राग यमन है इसका संवादी स्वर रहने वाला है नी। कौन सा स्वर रहने वाला है, नी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। गायन के ख्याल का वादन पर्याय क्या है। जो गायन के ख्याल का वादन क्या है, इसके लिए ऑप्शन है आपका तोड़ा है, झाला है, जोड़ है या फिर गत है। क्या रहने वाला है गाइस आपका, गायन के ख्याल का वादन, जो गायन होता है उसके ख्याल का वादन आपका गत कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, गत। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पन्नालाल घोष क्या बजाते हैं। पन्नालाल घोष क्या बजाते हैं, बांसुरी बजाती हैं, शहनाई बजाती हैं, क्लेरियोनेट बजाते हैं या फिर सुंदरी बजाती हैं। तो पन्नालाल घोष आपका क्या बजाते हैं, बांसुरी। पन्नालाल घोष आपके बांसुरी वादक हैं। अब देखिए यहाँ से आपको आगे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है बांसुरी वादक से संबंधित, और भी जो बजाने वाले हैं बांसुरी उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो आपको एक छोटी सी मैं ट्रिक बताने वाला हूँ। बांसुरी का एनटीवी पर पहरा, एनटीवी पर पहरा। अब देखिए ये ट्रिक है आपकी। बांसुरी से आपका रहने वाला है बांसुरी, इससे आपको पता चलेगा कि यह बांसुरी वादक हैं। एन से आपका रहने वाला है एन लीना, एन नीला। टी से आपका रहने वाला है टी आर महालिंगम, टी आर महालिंगम। बी से आपका रहने वाला है बी कुंजमणि, बी कुंजमणि। प से आपका रहने वाला है पन्नालाल घोष। पी से आपका क्या है, पन्नालाल घोष। हते आपका हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया बहुत ही ज़्यादा फेमस बांसुरी वादक हैं। और रा से आपका रहने वाला है राजेंद्र कुलकर्णी। तो देखिए बांसुरी वादक के लिए आपकी इस प्रकार से ट्रिक रहने वाली है, बांसुरी का एनटीवी पर पैरा। इसी प्रकार से जितने भी वादक हैं आपके तबला, पखावज, सितार, सभी के लिए प्रॉपर ट्रिक है। आपको जो भी जो वादक होते हैं वो याद नहीं रहते हैं, ट्रिक से पूरा का पूरा आप याद कर सकते हैं। जैसे जैसे आगे जो भी वाद्य आता जाएगा अपन ट्रिक एक 1 बाय 1 करके देखते हुए चलेंगे। तो आप इस ट्रिक को नोट डाउन कर लेना, जिससे आपका क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पंडित शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं। तो पंडित शिव कुमार शर्मा हैं, वो क्या बजाते हैं, सितार बजाते हैं, सरोंद या गिटार या फिर संतूर। तो शिव कुमार शर्मा जी आपके संतूर बजाते हैं। क्या बजाते हैं, संतूर। अब बात करते हैं संतूर वादक और कौन कौन हैं। तो संतूर वादक के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, संतू शिव का भजन कर। जो संतू है वह उससे बोला जा रहा है कि शिव का भजन कर, संतू शिव का भजन कर। संतू से हो जाएगा आपका संतूर, शिव से हो जाएगा आपका शिव कुमार शर्मा,
शिव कुमार शर्मा, भजन हो जाएगा आपका भजन सुपुरी, क्या हो जाएगा भजन सुपुरी। तो ये दो महत्वपूर्ण आपके संतूर वादक हैं, शिव कुमार शर्मा, भजन सुपुरी। आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, आप पूरा का पूरा जो भी सीरीज आपकी चलाई जा रही है इसमें जुड़े रहिए, आपको कुछ भी इसके एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा का पूरा पेपर आपका यहीं से फंसने वाला है। आगे बात करते हैं, किस ताल की सम पर खाली होती है, किस ताल की सम पर खाली होती है। तो इसके लिए तीव्रा, रूपक, दुमाली या फिर खेमटा। तो गाइस आपकी जो पहली ताल है पूरे के पूरे संगीत के उसमें सिलेबस में आपकी रूपक ताल, रूपक ताल में आपकी पहली मात्रा पर सम आपकी सम पर खाली होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। परन किस वाद्य से संबंधित है, जो परन है आपकी वह किस वाद्य से संबंधित है, तबला, पखावज, नकारा या फिर चंग। तो गाइस आपकी परन है ये आपकी पखावज वाद्य पर बजाई जाती है। देखिए पखावज के खुले बोलों को आजकल तबला पर भी बजाया जा रहा है, पखावज की खुले बोलों को तबला पर बजाया जा रहा है, तो परन तबला पर भी बजा सकते हैं। अगर ऑप्शन में पखावज नहीं मिलता है, अगर तबला दिया रहता है तो आप तबला भी लगा सकते हैं। यहाँ से आपको देखना है, अगर तबला पखावज दोनों है तो आपको पखावज लगाना है, अगर पखावज नहीं मिलता है तो फिर आप तबला के साथ जा सकते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कंठे महाराज के शिष्य का नाम क्या है, जो कंठे महाराज हैं इनके शिष्य का नाम क्या है, गोदई महाराज, सुदई महाराज, किशन महाराज या फिर बिशन महाराज। तो आपके कंठे महाराज हैं इनके शिष्य थे किशन महाराज। आपके जो कंठे महाराज हैं यह फेमस तबला वादक थे। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नाना साहब पानसे किस वाद्य से संबंधित थे, तो जो नाना साहब पानसे हैं इनका कौन सा वाद्य था, तबला, पखावज, मृदंगम या फिर घंटम। नाना साहब पानसे कौन सा वाद्य बजाते थे आपको कमेंट करके बताना है। तो नाना साहब पानसे जी थे आपका यह बजाते थे मृदंगम। कौन सा वाद्य बजाते थे, मृदंगम। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पागलदास क्या बजाते थे, पागलदास थे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, आपको अच्छे से याद करना है। पागलदास क्या बजाते थे, तबला, पखावज, चंग या फिर उपंग। तो क्या बजाते थे, पागलदास आपके बजाते थे पखावज। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। वाद्य में तरब लगाने का क्या उद्देश्य है, जो गैस वाद्य होती हैं आपका सितार है, आपका तानपुरा है, इसमें तरब के तार प्रयोग किए जाते हैं। तरब के तार क्यों लगाए जाते हैं यही बोला जा रहा है। स्वर की ओस बढ़ाना, स्वर की ओस घटाना, स्वर की ओस रहित करना, इनमें से कोई नहीं। गाइस इसके लिए आप ये भी बोल सकते हैं, जो आपका स्वर है उसकी झनकार को बढ़ाना, जो कुछ भी अपन गाते बजाते हैं उसकी झनकार को बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर यह रहने वाला है, स्वर की ओस को बढ़ाने के लिए तरब के तार प्रयोग किए जाते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। चक्करदार तिहाई में समान मात्राओं के कितने बोल होते हैं, जो चक्करदार तिहाई है उसमें समान मात्राओं के कितने बोल होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चक्करदार तिहाई 3, 6, 9, 12 इनमें से क्या रहने वाला है। तो देखिए चक्करदार तिहाई, तो जब जहाँ पर तिहाई आपको दिखाई दे रहा है तो इसमें 3 मात्राओं के बोल होते हैं। तो इसमें राइट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। धातिन नाड़ा किस वाद्य का बोल है। तो आपका धातिन नाड़ा किस वाद्य का बोल है, तबला, पखावज, नक्कार या फिर डफ, किस वाद्य का है तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका नक्कार। जो धातिन नाड़ा है या नक्कार वाद्य पर बजाया जाने वाला बोल है। बीजी जोग का जो बीजी जोग है क्या बजाते हैं,
बीजी जो किस वाद्य को बजाते हैं? सितार, सरोद, सारंगी या फिर वायलिन? तो आपको बताना है बीजी जो क्या बजाते हैं? वायलिन। यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं जो वायलिन वादक हैं, महत्वपूर्ण में वायलिन वादक के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं। आपका वीजी जोग हो गए, दूसरा आपका एन राजन हो गए, तीसरा आपका टी.एन. कृष्णन। तो ये आपके तीन आपके महत्वपूर्ण वायलिन वादक हैं। इन तीनों से ही क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए बीजी जोग, एन राजन और टी.एन. कृष्णन। तो ये आपके तीन महत्वपूर्ण वायलिन वादक हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सूर्यसिंगार संसद कहाँ स्थित है? सूर्यसिंगार संसद आपका कहाँ पर स्थित है? तो आपका दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में या फिर मुंबई में? तो सूर्यसिंगार संसद आपका कहाँ पर है? तो ये आपका रहने वाला है दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ है? तो जो राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय आपका यह ग्वालियर में स्थापित है। राजा मानसिंह तोमर ध्रुपद का इन्होंने आविष्कार किया था। राजा मानसिंह तोमर ने ध्रुपद का आविष्कार किया था। इसकी जानकारी जो उनकी बुक थी मान कुतूहल से यह जानकारी मिलती है। पूरी की पूरी जानकारी राजा मानसिंह के बारे में मान कुतूहल से ही मिलती है। ध्रुपद के बहुत बड़े गायक थे और ध्रुपद का आविष्कार ही इन्होंने किया था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। संगीत में किन का समावेश माना जाता है? तो गाइस जो संगीत है इसमें किस किस का समावेश होता है? गीत, वाद्य, नृत्य का, या गीत, नृत्य, नाट्य का, नृत्य, नाट्य, वाद्य का, वाद्य, नृत्य या काल का? तो जो संगीत है उसमें आपका गीत, वाद्य और नृत्य का समावेश होता है। गीत, वाद्य, नृत्य त्र संगीत मुच्यते, यानी कि ये इस श्लोक से यह जानकारी मिलती है। और इसमें आपका जो गीत है प्लस वाद्य प्लस आपका नृत्य, यह जो तीनों का समावेश है यह हमारे भारतीय संगीत में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? भारतीय संगीत में। लेकिन जो दक्षिणी देश हैं, दक्षिण देशों में जो संगीत मिलता है उसमें नृत्य को संगीत में नहीं माना गया है। वह सिर्फ गीत प्लस वाद्य का ही समावेश और उसको ही संगीत मानते हैं। जो पाश्चात्य संगीत है उसमें सिर्फ गीत और वाद्य को ही संगीत मानते हैं, नृत्य को उसमें संगीत नहीं मानते हैं। तो यह क्वेश्चन पूछा गया है कि दक्षिण देशों में निम्न में से कौन सा संगीत के अंतर्गत नहीं आता है? तो जो नृत्य आपका ये संगीत के अंतर्गत नहीं आता है। कहाँ पर? दक्षिण देशों में या फिर पाश्चात्य संगीत में। ये महत्वपूर्ण है, आपको याद होना चाहिए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जब किसी राग के आरोह में 5 तथा अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है तो इसकी जाति बनती है। जब आरोह में मैंने आपको बताया है, आरोह में अगर 5 स्वर हैं, अवरोह में अगर आपके 7 स्वर हैं, तो कौन सा आपकी जाति बनने वाली है? 5 स्वर आपकी औरव जाति में प्रयोग किए जाते हैं, 7 स्वर आपके संपूर्ण जाति में प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ से आपकी औडव संपूर्ण जाति बनेगी। कौन सी जाति बनेगी? औडव संपूर्ण। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको जैसे 6 और 7 स्वर दिया रहता है तो साड़व संपूर्ण बनेगी। अगर 5 स्वर मिलते हैं आरोह अवरोह में तो आपकी औडव जाति मिलेगी। तो इस प्रकार से आपकी जो जाति हैं 9 पूरी की पूरी इस प्रकार से रहने वाली हैं। अब आगे बात करते हैं, ध्वनि किस क्रिया से उत्पन्न होती है? जो ध्वनि है किस क्रिया से उत्पन्न होती है? तो ध्वनि आपकी कंपन और आंदोलन से उत्पन्न होती है। ध्वनि क्या होती है? बेसिकली जो भी अपन सुनते हैं, हमारे कानों द्वारा जो भी सुना जाता है वही ध्वनि है। मानव कान के लिए श्रव्य ध्वनि कितनी रहती है? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक कान सुन सकते हैं, यह श्रव्य ध्वनि होती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ख्याल किस भाषा का शब्द है? जो ख्याल है किस भाषा का शब्द है? तो गैस ख्याल आपका फारसी भाषा का शब्द है, हिंदी का नहीं है, उर्दू का, अरबी का, यह फारसी भाषा का शब्द है। ख्याल जो हमारे माइंड में थॉट आते हैं उसी को ख्याल कहते हैं। ख्याल एक चंचल प्रकृति की गायन शैली है। नाद की विशेषताएं क्या हैं? तो नाद की कितनी विशेषताएं होती हैं?
2, 3, 5 या 4। नाद की 3 विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सी? आपकी नाद का ऊंचा नीचापन, नाद की जाति या फिर गुण, नाद का छोटा बड़ापन, नाद का छोटा बड़ापन, या नाद की 3 विशेषताएं होती हैं, या नाद की 3 गुण होते हैं, या जाति। इस प्रकार से आप देख सकते हैं नाद की 3 विशेषताएं। आगे बात करते हैं, संगीत का संबंध किससे है? संगीत का संबंध अनाहत नाद से है, आहत नाद से, अनाहत से, विकृत नाद से या सुसकृत नाद से है। तो देखिए संगीत में आहत नाद का प्रयोग किया जाता है। आहत नाद क्या होता है? जिस नाद को हम सुनते हैं वो आहत नाद होता है। अनाहत नाद क्या होता है? जिसे हम महसूस करते हैं। जैसे अपन मेडिटेशन करते हैं तो जो हमारे दिमाग में सन्न बन्न की जो भी ध्वनियाँ जिन्हें हम महसूस करते हैं वो अनाहत नाद के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? अनाहत नाद के अंतर्गत। यह एक मोक्ष प्राप्ति का साधन है। यह मोक्ष प्राप्ति का साधन है आपका अनाहत नाद, और संगीत उपयोगी नाद आपका होता है आहत नाद। तो इस प्रकार से आपका रहने वाला है। आगे बात करते हैं, कोमल रे ग धा तथा तीव्र म युक्त ठाट है। कोमल रे ग और ध और म तीव्र, यह किस ठाट में आता है? कुल हमारे कितने ठाट हैं? कुल 10 ठाट हैं। उनमें से आपका एक ठाट रहने वाला है कोमल रे ग ध म तीव्र वाला। तो वह कौन सा ठाट है आपको बताना है। वो आपका ठाट रहने वाला है तोड़ी। ठीक है, तोड़ी ठाट। कल्याण में आपका म तीव्र होता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सभी शुद्ध स्वरों से युक्त ठाट है। सभी शुद्ध स्वरों से युक्त ठाट है, यानी कि सा, रे, ग, म, प, ध, नि। ये आपके पूरे के पूरे शुद्ध स्वर हैं। यह किस ठाट में यूज किए जाते हैं? तो आपका जो बिलावल ठाट है इसमें सभी के सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। तो भातखंडे की जो पद्धति है उसमें शुद्ध ठाट कौन सा है? बिलावल। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सितार में पहला तार किस स्वर में मिलाया जाता है? तो सितार का पहला तार आपका मध्य सा से, मंद्र सा से, मंद्र म से या फिर खुला म से, इनमें से किस से मिलाया जाता है आपका सितार का पहला तार? तो देखिए सितार का पहला तार आपका मंद्र मध्यम से मिलाया जाता है, जिसे आपका बाज का तार बोला जाता है। किसका तार? बाज का तार। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि बाज का तार कौन सा होता है। तो यहाँ पर यह पहला तार है। यहाँ पर यह पूछ लिया जाता है कि बाज का तार सितार में किस स्वर से मिलाया जाता है। दूसरा तार जो आपका रहता है उसे भी बाज का तार बोलते हैं। वो आपका दूसरा तार आपका रहता है वो आपका जोड़ी का तार होता है, जोड़ी का तार। और तीसरा जो तार है उसको भी जोड़ी का तार बोलते हैं। तो दूसरा और तीसरा तार जोड़ी का तार होता है। इसको आप पहले दूसरे तार को मंद्र सा से और तीसरे तार को भी मंद्र सा से मिलाया जाता है। तो इस प्रकार से आपका सितार में टोटल 7 तार होते हैं। पहला बाज का तार, दूसरा जोड़ी का तार, तीसरा जोड़ी का तार, चौथा और पांचवा आपका पंचम के तार होते हैं। और जो छठवां सातवां तार है महत्वपूर्ण, यहाँ से छठवां और सातवां तार ये आपके चिकारी के तार होते हैं। किसके तार होते हैं? चिकारी का तार। चिकारी का तार आपका छठवां और सातवां होते हैं। तो यहाँ से ये भी बनता है। यहाँ से यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। सितार में 7 तार से लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित में से एक औडव जाति का राग कौन सा है? निम्नलिखित में से एक औडव जाति का राग कौन सा है? शुद्ध कल्याण, विवास, बिहाग या फिर पूरिया। तो औडव जाति का राग कौन सा है इनमें से? तो इनमें से गाइस जो विवास राग है, विवास, ये आपका औडव जाति का राग है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। राग भूपाली में वर्जित स्वर है।
तो राग भूपाली में कौन कौन से स्वर वर्जित होते हैं? तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं भूपाली राग के बारे में। भूपाली में आपका जो जाति होती है आपकी औडव ओडव, यानी कि आरोह और अवरोह में 5-5 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। इनमें से आपके जो 2 स्वर हैं आपका म और नी, म नी आपके इसमें वर्जित रहते हैं भूपाली राग में। भूपाली राग की अगर स्वर की बात करें, जो बादी स्वर है आपका ग रहने वाला है और संवादी स्वर है आपका ध रहने वाला है। तो गध है इसमें बादी संवादी रहती हैं भूपाली राग में। यहाँ से आपका सिर्फ इतना सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, निम्नलिखित में से एक मध्यम ग्राम की मूर्छना है। तो मध्यम ग्राम की मूर्छना कौन सी है? आपकी उत्तर मंद्रा, रजनी, अर्णस्वा या फिर उत्तरायता। आपका मध्यम ग्राम की मूर्छना कौन सी रहने वाली है? तो आपकी मध्यम ग्राम की मूर्छना रहने वाली है हर्णस्वा। अब देखिए बात करते हैं षड्ज ग्राम के बारे में। षड्ज ग्राम की मूर्छना कौन सी है? उत्तरायता। नंबर 2 पे आपका रंजनी, रजनी या फिर रंजनी। तीसरे नंबर पर उत्तर मंद्रा। चौथी है आपकी शुद्ध षड्जा। पांचवी है आपकी अश्वक्राता। छठवीं आपकी मत्स्यकृत और सातवीं आपकी अविरुद्धगाथा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो षड्ज ग्राम की 7 मूर्छना है, उत्तरायता, रंजनी, उत्तरमंद्रा, शुद्ध षड्जा, अश्वक्राता, मत्स्यकृत, अविरुद्धगाथा। अब यहाँ पर इसमें पूछा हुआ है कि मध्यम ग्राम की मूर्छना कौन सी है? तो देखिए उत्तरमंद्रा, रंजनी और उत्तरायता आपकी षड्ज ग्राम की हैं। तो जो हर्णस्वा बचती है ये आपकी मध्यम ग्राम की मूर्छना है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कौन सा वाद्य त्रितंत्री वीणा से विकसित हुआ है? तो जो त्रितंत्री वीणा है उससे कौन सा वाद्य विकसित हुआ है? तो गाइस इसका जो आंसर है सितार रहने वाला है। सितार आपका त्रितंत्री वाद्य है, त्रितंत्री वीणा, जो कि आप 3 तार की वीणा थी उससे सितार वाद्य विकसित हुआ। सितार में आपके 7 तार होते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आगे बात करते हैं, तानसेन के गुरु का नाम क्या था? जो तानसेन जी थे उनके गुरु का नाम क्या था? तो उनके गुरु का नाम था स्वामी हरदास जी। क्या था? स्वामी हरदास। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राग में दोनों नी स्वरों का प्रयोग होता है? तो किस राग में दोनों नी स्वरों का प्रयोग होता है? भैरम में, बिहाग, देश या फिर काफी में? तो देखिएगा इसमें आपको यहाँ पर बता दूं कि जो आपका दोनों नी स्वरों वाला राग है वो आपका रहने वाला है बिहाग। बल्कि देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताने वाला हूँ कि बिहाग और काफ़ी दोनों में ही दोनों नी का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर किस घराने से संबंधित थी? तो पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी का घराना कौन सा है? जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है। किस किस को याद है कमेंट करके ज़रूर बताएं। किराना, ग्वालियर, आगरा या फिर रामपुर? तो ओंकारनाथ ठाकुर जी ग्वालियर घराने से थे। कौन से घराने से थे? ग्वालियर घराने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंघन एवं अभ्यास निम्न में से किसके प्रकार हैं? जो अलंघन है और अभ्यास है निम्न में से किसके प्रकार हैं? तो गाइस अलंघन और अभ्यास आपके बहुत्व के प्रकार हैं और आपको कमेंट करके बताना है कि अल्पत्व के कौन कौन से प्रकार हैं। जो अल्पत्व है उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठुमरी में कौन सा रस प्रदान होता है? जो ठुमरी है उसमें कौन सा रस प्रदान होता है? ठुमरी के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें कौन सा रस प्रदान होता है। तो ठुमरी में श्रृंगार रस प्रदान होता है। श्रृंगार रस की ठुमरी सबसे अधिक रहती हैं। आगे बात करते हैं, वृंदावन में किस नाम से संगीत समारोह आयोजित होता है? तो जो वृंदावन है उसमें स्वामी हरदास जी के नाम से संगीत समारोह आयोजित होता है। स्वामी हरदास जी वृंदावन में ही इनका जो अंतिम समय था वो बीता था, तो वहाँ पर इनके नाम से संगीत समारोह आयोजित होता है।
आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हरिवल्लभ संगीत समारोह किस शहर में होता है? तो गाइस जो समारोह से संबंधित क्वेश्चन है वो एग्जाम में बहुत अधिक पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। श्री हरिवल्लभ संगीत समारोह आपका जालंधर में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? जालंधर में। अड़ाना किस रागांक का राग है? जो अड़ाना है किस रागांक का राग है? तो आपका जो कानड़ा है उसका राग है आपका अड़ाना। नेक्स्ट बात करते हैं, नी सा म ग म प किस राग में गाया जाता है? नी सा म ग म प आपका जो नी सा म ग म प है किस राग में गाया जाता है? तोड़ी में, मुल्तानी में, भैरवी में या फिर रामकली में? तो देखिए यहाँ से नी सा म ग म प ये आपका मुल्तानी राग की सुरावली है। किस राग की है? अब मुल्तानी राग की। अब देखिए मुल्तानी राग के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी रख लेते हैं। इसका थाट है आपका तोड़ी। मुल्तानी राग तोड़ी थाट का राग है। बादी, पंचम, संवादी, षडज। बादी, पंचम, संवादी, षडज है। जाति औड़व संपूर्ण रहती है। इसकी गायन समय दिन का चौथा प्रहर रहता है। तो यहाँ से आपको यह सुरावली मिलेगी आपको, और आपको पता होना चाहिए मुल्तानी राग की सुरावली है नी स म ग म प। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। चार ताल किस गायकी की ताल है? ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि चार ताल किस गायकी की ताल है। तो आपकी जो चार ताल है ध्रुपद गायकी में सबसे अधिक प्रयोग की जाती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। टप्पा किस घराने की विशेषता है? तो जो आपका टप्पा है यह किस घराने की विशेषता है? टप्पा दिल्ली घराने की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। दिल्ली घराने में टप्पा सबसे अधिक गाए बजाए जाते हैं, और दिल्ली घराने के टप्पा बहुत ज़्यादा फेमस भी थे। कहाँ की ठुमरी प्रसिद्ध है? जो हमारा क्वेश्चन है 64 नंबर का, कहाँ की ठुमरी प्रसिद्ध है? तो देखिए गाइस जो क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, और जो विद्यार्थी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो चाहते हैं कि कहीं से भी अच्छे से तैयारी हो जाए, तो हमारा आपका जो शिक्षा प्लैनेट है इस पर क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको यह अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो आप इस शिक्षा प्लैनेट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठुमरी आपकी कहाँ की प्रसिद्ध हैं? तो आपको यह बताना है। देखिए सबसे अधिक जो ठुमरी बनारस की सबसे अधिक प्रसिद्ध है, बनारस की ठुमरी। लेकिन इसके साथ साथ में आपको लखनऊ और पंजाब की ठुमरी भी देखने के लिए मिलेंगी। तो लखनऊ और पंजाब की ठुमरी भी फेमस हैं। अगर आपको कहीं बनारस नहीं मिलता है, लखनऊ मिलता है, तो ये राइट रहने वाला है। अगर दोनों में से नहीं मिलेंगे तो पंजाब भी मिल सकता है, क्योंकि लखनऊ, बनारस और पंजाब तीनों की ही ठुमरी बहुत अधिक फेमस है। सविता देवी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो सविता देवी हैं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो आपको बताना है सविता देवी ठुमरी के लिए फेमस हैं। किसके लिए फेमस हैं? ठुमरी के लिए। बाबा साहेब पूंछवाले किस गायकी के लिए प्रसिद्ध हैं? जो बाबा साहेब हैं यह किस गायकी के लिए प्रसिद्ध हैं? ध्रुपद के लिए, ख्याल के लिए, ठुमरी या टप्पा? तो देखिए मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, जो बाबा साहेब हैं, बाबा साहेब पूंछवाले, ये आपके जो राजा भैया पूंछवाले हैं, आपने नाम सुना होगा, राजा भैया पूंछवाले, इनके पुत्र हैं। तो कौन है ये पुत्र हैं? राजा भैया पूंछवाले के। राजा भैया एक ध्रुपद के लिए बहुत अधिक फेमस गायक थे, तो इनके बेटा भी ध्रुपद गायकी के लिए फेमस हुए, और यह ग्वालियर घराने से संबंधित हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सारणा चतुष्टयी सर्वप्रथम किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो सारणा चतुष्टयी की सर्वप्रथम किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? वो होती है आपकी नाट्यशास्त्र से। नाट्यशास्त्र में सबसे पहले सारणा चतुष्टयी के बारे में जानकारी दी थी। किसने दी थी? तो भरत जी के द्वारा। अब उसके बाद सारणा चतुष्टयी सभी जितने भी विद्वान हैं, ओंकारनाथ ठाकुर, सभी ने की थी, लेकिन जो सर्वप्रथम बात की जाती है वह भरत जी के द्वारा ही बोला जाता है। 15 मात्रा की ताल कौन सी है? तो 15 मात्रा की ताल है आपकी पंचम सवारी ताल। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
त्यागराज भारत के किस भाग से थे? जो त्यागराज हैं आपको पता होना चाहिए त्यागराज भारत के किस भाग से थे, उत्तर से, दक्षिण से, पूर्व से या फिर पश्चिम से। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो कर्नाटक संगीत है, कर्नाटक संगीत है या फिर दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति है, उसमें त्यागराज बहुत ज़्यादा फेमस थे। इनके साथ दो और विद्वान थे जिन्हें त्रिमूर्ति बोला जाता था। और दो कौन कौन से थे उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। त्यागराज थे, मुत्तुस्वामी दीक्षितर थे और आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। तो ये तीन आपके दक्षिण के लिए त्रिमूर्ति के नाम से फेमस थे। आगे बात करते हैं। 15 मात्रा की सवारी ताल को यदि जपताल से सम तक लिखा जाए तो कौन सी लयकारी बनेगी? अब देखिए लयकारी निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए सूत्र। अब सूत्र क्या होता है? 15 मात्रा की आपकी पंचम सवारी ताल है, उसके बाद बोला जा रहा है जप ताल। तो देखिए जो पंचम सवारी ताल है यह कितनी मात्रा की है आपकी? 15 मात्रा की। तो यहाँ पर 15 लिख लेते हैं। अब जप ताल का आपको पता होना चाहिए कितनी मात्रा की? 10 मात्रा की। तो लयकारी निकालने के लिए इसमें अपन भाग देते हैं एक संख्या का। तो इसमें 5 का भाग देने वाले हैं 3 बार, 5 का देने वाले हैं 2 बार। तो यहाँ से आपका बनने वाला है 3/2। कौन सी लयकारी बनेगी? 3/2। आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो इस प्रकार से आप लयकारी निकाल सकते हैं। जब अपन लयकारी पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ लेंगे, कोई कितनी भी बड़ी लयकारी हो आपसे गलत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ग रे ग प ध नि सा किस राग को दर्शाते हैं? ग रे ग प ध नि सा। तो देखिए इसमें आपको बता दूं, ये आपका बिलावल राग से संबंधित है यह लयकारी। अब बिलावल राग आपका बिलावल थाट का है। किस थाट का है? बिलावल थाट का। इसमें वादी आपका ध रहता है, संवादी आपका ग रहता है। तो इस प्रकार से आपका जो बिलावल राग है उसकी थोड़ी सी जानकारी थी। सारभ संपूर्ण इसकी जाति है, म इसमें वर्जित रहता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। धानी रेसा किस राग का अंश है? धानी रेसा किस राग का अंश है? तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। किस राग का अंश है? दरबारी का। धानी रेसा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। राग अड़ाना किस सप्तक में ज़्यादा रहता है? तो राग अड़ाना है आपका, यह तार सप्तक में ज़्यादा रहता है। देखिए बहुत ही कम राग होती हैं जो तार सप्तक में गाए बजाए जाते हैं, लेकिन जो अड़ाना है यह तार सप्तक में गाया बजाया जाता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण राग है, राग अड़ाना। राग दरबारी कब गाया जाता है? तो जो दरबारी राग है यह कब गाया जाता है? आपका रात्रि में राग दरबारी गाया जाता है, रात्रि के समय पर। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन यह नहीं पूछा जाएगा कि कौन से प्रहर में गाया जाता है। आजकल क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जा रहे हैं कि जो राग है उसका समय देंगे, दोपहर में, शाम में या फिर सुबह में या रात्रि में। तो राग दरबारी आपका रात्रि में गाया जाता है। गंभीर प्रकृति का राग कौन सा है? तो आपको बताना है इनमें से गंभीर प्रकृति का राग कौन सा है। तो देखिए जो दरबारी राग है यह गंभीर प्रकृति का राग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग का वादी स्वर कौन सा है? जो राग है उसका वादी स्वर कौन सा होता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, या इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो राग का वादी स्वर राग में सबसे अधिक लगने वाला होता है, या फिर राग में सबसे कम लगने वाला होता है, या फिर बिल्कुल नहीं लगने वाला, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वादी स्वर या फिर अंश स्वर, ये आपके एक ही चीज़ होती है। जो राग में सबसे अधिक लगता है वही आपका वादी स्वर होता है, वही आपका अंश स्वर होता है, वही आपका प्राण स्वर होता है। तो इस प्रकार से आपको कोई एक नाम एग्जाम में जरूर मिलेगा। आगे बात करते हैं, राग का सरगम गीत क्या दर्शाता है? राग का सरगम गीत क्या दर्शाता है? तो देखिए राग का सरगम गीत होता है वह रागांग को दर्शाता है। रागांग के बारे में राग के सरगम गीत से जानकारी मिलती है। रागों की पहचान किसके द्वारा होती है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो राग की पहचान किस से मिलती है? स्वर समूह से, मात्राओं के आधार पर, जाति के आधार पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राग की जानकारी स्वर समूह के आधार पर मिलती है। इसे ही हम पकड़ कहते हैं, इसे ही हम स्वरावली कहते हैं।
तो यहाँ से कोई ये भी आपको मिल सकता है कि राग की जानकारी पकड़ से मिलती है, स्वरावली से भी अपन देख सकते हैं, या फिर स्वर समूह के आधार पर। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। दिलरुबा वाद्य किस वर्ग का वाद्य है? दिलरुबा वाद्य किस वर्ग का वाद्य है? तंत्र वाद्य है, घन वाद्य है, अवनद वाद्य है, या फिर सुशिर वाद्य है? तो जो दिलरुबा वाद्य है आपका, यह किस वाद्य का, किस वर्ग का वाद्य है? तंत्री वाद्य। तंत्री वाद्य क्या होते हैं? जिन वाद्यों में तार के द्वारा स्वर उत्पत्ति होती है, जिन वाद्यों में तार के द्वारा स्वर उत्पत्ति होती है वह तंत्री वाद्य होते हैं, जैसे कि दिलरुबा, सितार, तानपुरा, इस प्रकार से। घन वाद्य जिनमें ठोस वस्तु को पीट करके या फिर धातु के द्वारा स्वर उत्पत्ति होती है वो घन वाद्य कहलाते हैं, जैसे चिमटा, जल तरंग, नल तरंग, इस प्रकार से। अवनद वाद्य क्या होते हैं? चमड़े पर प्रहार करके स्वर उत्पत्ति की जाती है, अवनद वाद्य के अंतर्गत आता है। तबला, पखावज, ढोलक, मृदंगम, इस प्रकार से। सुशिर वाद्य हवा के द्वारा, जहाँ पर हवा के द्वारा स्वर उत्पत्ति होती है, सुशिर वाद्य के अंतर्गत आते हैं। बांसुरी, आपका हारमोनियम, इस प्रकार से रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अल्लाह रक्का खां किन के पिता थे? तो जो अल्लाह रक्का खां के पुत्र कौन थे इनमें से? जाकिर हुसैन, अलाउद्दीन खां, विलायत खां, या फिर नेमत खां? तो अल्लाह रक्का खां के पुत्र थे जाकिर हुसैन। जो अल्लाह रक्का खां थे फेमस तबला वादक थे। कौन थे? यह तबला वादक थे, उनके पुत्र थे जाकिर हुसैन। संगीत किसे कहते हैं? संगीत किसे कहते हैं? मैंने अभी आपको बताया था कि आपका गीत, वाद्य प्लस नृत्य, इन तीनों को ही संगीत कहते हैं। गायन, वादन, नृत्य, तीनों के मिश्रण को संगीत बोला जाता है। अब यहाँ पर यह बोला जाता है आपके भारत में, लेकिन जब पाश्चात्य संगीत में बात करते हैं तो नृत्य को वह संगीत में नहीं मानते, सिर्फ गीत और वाद्य के बारे में वहाँ पर जानकारी मिलती है। आगे बात करते हैं। सप्तक में कितने स्वर होते हैं? सप्तक में कितने स्वर होते हैं ये आपको बताना है कमेंट करके। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? 3, 4, 6 या फिर 7। तो सप्तक में 7 स्वर रहते हैं। टोटल आपके 7 स्वर रहते हैं शुद्ध। अगर टोटल आपके शुद्ध और विकृत स्वर की बात की जाए तो आपके सप्तक में 12 स्वर रहते हैं। आगे बात करते हैं। भातखंडे स्वरलिपि में शुद्ध स्वर की क्या पहचान है? तो भातखंडे स्वरलिपि में शुद्ध स्वर के लिए क्या पहचान है? खड़ी रेखा, ऊपर रेखा, नीचे रेखा, या कोई रेखा नहीं? देखिए मैं आपको बता दूं, भातखंडे में आपके कोमल स्वर होते हैं, आपका तीव्र स्वर होता है, और आपका शुद्ध स्वर होते हैं। 3 प्रकार के स्वर होते हैं। यह दोनों ही आपके विकृत स्वर के अंतर्गत आते हैं। अब कोमल स्वर के लिए नीचे पड़ी रेखा लगाते हैं, तीव्र स्वर के लिए ऊपर खड़ी रेखा लगाते हैं, और शुद्ध स्वर के लिए कोई रेखा का प्रयोग नहीं करते। तो इस प्रकार से आपका कोई रेखा का प्रयोग यहाँ पर नहीं रहेगा। भातखंडे स्वरलिपि में विकृत स्वर की क्या पहचान है? अभी मैंने आपको बता दिया है कि विकृत स्वर के लिए आप नीचे लाइन लगाते हैं, ऊपर लाइन भी लगाते हैं। विकृत स्वर 2 प्रकार के होते हैं, कोमल विकृत और तीव्र विकृत। तो इसके लिए यहाँ पर आपको देखना है, इसमें ऑप्शन थोड़े से गलत हैं। अगर ऐसे होता इसमें कोमल विकृत के लिए या तीव्र विकृत के लिए तो अपन इसमें देख सकते थे। कोमल विकृत के लिए नीचे रेखा, तीव्र विकृत के लिए ऊपर रेखा, और विकृत के लिए ऊपर नीचे रेखा, ऊपर नीचे रेखा, इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बात करते हैं अलंकारों का निर्माण कैसे होता है। अलंकारों का निर्माण कैसे होता है? स्वरों से, मात्राओं से, तालों से, या फिर लय से? तो अलंकारों का निर्माण आपका होता है स्वरों से। किससे होता है? स्वरों से। आगे बात करते हैं ग म प ध नि ध म प ध म ग किस राग की पकड़ है? तो गैस आपका यह रहने वाला है यमन का, बिहाग का, तिलक का, या फिर खमाज का। तो आपको बताना है कौन से राग की यह पकड़ रहने वाली है।
तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये खमाज राग की पकड़ है, ग म प ध नि ध म प ध म ग। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जमजमा प्राय किस वाद्य पर बजता है? जमजमा प्राय किस वाद्य पर बजता है? तो ये आपका बजता है सितार पर। देखिए मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, सितार पर बजता क्या है? सितार पर आपकी गत बजती हैं, सितार पर जमजमा बजता है, तारपरण सितार पर बजाया जाता है। तो इस प्रकार से आपके जो कुछ महत्वपूर्ण हैं जो कि सितार के लिए स्पेशल बनाए गए हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अमजद अली किस वाद्य को बजाते हैं? तो आपके जो अमजद अली हैं यह सरोद वाद्य को बजाते हैं। किस वाद्य को बजाते हैं? सरोद वादक। अब देखिए मैंने आपको काफ़ी जो वाद्य हैं उनके वादक से संबंधित ट्रिक बताई है। मैं जितने भी वादक हैं उनसे रिलेटेड एक वीडियो स्पेशल लेकर के आऊँगा ट्रिक का, और आपको वहाँ से एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे। सिर्फ 25 से 30 मिनट का वीडियो होगा और आपके 2 से 3 क्वेश्चन वहाँ पर पक्के हो जाएंगे। आगे बात करते हैं, पंडित रविशंकर किनके शिष्य थे? तो पंडित रविशंकर जी किनके शिष्य थे? उस्ताद अलाउद्दीन खां। देखिए उस्ताद अलाउद्दीन खां थे, इनके महत्वपूर्ण शिष्य थे आपके पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर ने अलाउद्दीन खां की बेटी थी उनसे शादी की थी। कौन थी वो? अन्नपूर्णा देवी थी। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सितार में बाज का तार किस स्वर में मिलाया जाता है? सितार में बाज का तार किस स्वर में मिलाया जाता है? तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि जो बाज का तार है आपका किस स्वर से मिलाया जाता है? तो वो मिलाया जाता है आपका मंद्र मध्यम से। बाज का तार कौन सा होता है आपको कमेंट करके बताना है। आगे बात करते हैं, बिना सारिका की वीणा का नाम है। बिना सारिका की वीणा क्या होती है? सारिका का मतलब होता है पर्दे, या फिर फ्रेट्स भी बोल सकते हैं, फ्रेट्स। तो बिना पर्दे या बिना फ्रेट्स या बिना सारिका की वीणा कौन सी है आपको बताना है। रुद्र वीणा, तंजोरी वीणा या विचित्र वीणा। देखिए ये तीनों ही वीणा आपकी पर्दे वाली हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखिए गाइस, आपके लिए यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज में लेकर के आया हूँ आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। तो आपको अच्छे से प्यार देना है, वीडियो को शेयर करना है और कमेंट करके ये भी बताना है कि और हम बेहतर क्या कर सकते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पंडित राम नारायण किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो पंडित राम नारायण आपके सारंगी वाद्य के लिए फेमस हैं। किस वाद्य के लिए फेमस हैं? सारंगी वाद्य के लिए। देखिए हमने पिछली जितनी भी एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट की हैं सभी के सभी से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, और आशा है कि यहाँ से भी आपके एग्जाम क्वेश्चन हूबहू देखने के लिए मिलेंगे। आप अच्छे से इनको याद करिए और नोट डाउन जरूर करते चलिए। आड़ी लय किस भिन्न से प्रदर्शित होती है? आड़ी लय, तो देखिए आपको यहाँ पर देखना है आड़ी लय के लिए कौन सी भिन्न आपकी रहने वाली है। तो आड़ी लय के लिए आपकी रहने वाली है 3/2। 3 प्रकार की लय होती हैं, आड़, क्वाड़, ब्याड़। तो आपको इनके बारे में डिटेल में अपन चर्चा करेंगे। आगे बात करते हैं, तबले में फर्रुखाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? जो तबला है उसमें फर्रुखाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसके लिए आपका जो राइट आंसर रहने वाला है, फर्रुखाबाद के कायदे बहुत ही अधिक फेमस हैं तबले में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, तबले में संगत सम्राट की पदवी किन को प्राप्त थी? तबले में संगत सम्राट की पदवी किसको प्राप्त थी? तो अहमद जान थरकवा, जो आपके अहमद जान थरकवा थे, इन्हें संगीत का जो तबले का संगत सम्राट बोला जाता था, अहमद जान थरकवा को। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। रेला किस वाद्य से संबंधित है? जो रेला है आपका यह किस वाद्य से संबंधित है? तो रेला आपका तबले से संबंधित है। देखिए रेला बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेला, पलटा, कायदा, पेशकार, यह सभी के सभी टर्म आपकी तबले के लिए प्रयोग की जाती हैं। तो आपको पता होना चाहिए तबले के लिए कौन कौन से अपन किस प्रकार से वादन करते हैं। ढाई की तिहाई को क्या कहते हैं? जो ढाई की तिहाई है इसको क्या कहते हैं? तो ढाई की तिहाई को आपका चक्करदार तिहाई बोला जाता है। ढाई की तिहाई बोल लो
या फिर चक्करदार तिहाई बोल लो, बात एक ही है। इसमें 3 स्वरावलियों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोड़ आलाप कहाँ बजाया जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जोड़ आलाप कहाँ पर बजाया जाता है। आलाप से पहले, आलाप के बाद या फिर झाले के बाद, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो जोड़ आलाप है यह आलाप से पहले नहीं बजाया जाता, आलाप के बाद, झाले के बाद यह नहीं बजाया जाता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पंडित बलराम पाठक क्या बजाते हैं। जो पंडित बलराम पाठक हैं वह क्या बजाते हैं। तो पंडित बलराम पाठक जी आपका सितार बजाते हैं। सितार वादक के लिए थोड़ी सी जो ट्रिक है वो बड़ी है, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में कंप्लीट चर्चा करूंगा। तो आपको आगे जितनी भी वीडियो आए सभी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। तो जितने भी मैं क्वेश्चन सीरीज लेके आऊँ या जो भी वीडियो लेकर के आऊँ, आपको सभी के सभी अच्छे से देखना है। आगे बात करते हैं, शरण रानी क्या बजाती हैं। शरण रानी क्या बजाती हैं। तो शरण रानी आपकी सरोद बजाती हैं। क्या बजाती हैं, सरोद। केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी का मुख्य कार्यालय कहाँ है। केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है। तो गैस जो संगीत नाटक अकादमी है नई दिल्ली में है इसका मेन कार्यालय। आगे बात करते हैं, दुर्गा तथा मालकोंस राग डेड डैश जाति के हैं। दुर्गा और मालकोंस राग आपके औडव साड़व जाति की हैं। अब देखिए औडव साड़व जाति है, मैंने कई बार बता चुका हूँ। औडव साड़व जाति में कितने कितने स्वर प्रयोग किए जाएंगे आपको बताना है, आरोह और अवरोह में। कमेंट करके आपको यह बताना है। आगे बात करते हैं, म रे प स्वर संगीत किस वर्ग के रागों में प्रयुक्त होती है। तो देखिए म रे प आपकी जो स्वर संगति है यह आपकी मल्हार के लिए फेमस है। मल्हार, देखिए मैंने आपको बताया था मल्हार के लिए म रे प स्वर संगति बहुत ही ज़्यादा फेमस है। सितार में जोड़ आलाप किनके बाद बजाया जाता है। तो सितार में जोड़ आलाप आपका गत के बाद बजाया जाता है। जो गत होती हैं आपकी रजा खानी गत या फिर मसीह खानी गत के बाद बजाया जाता है आपका जोड़ आलाप। अब यहाँ पर देखिए इसमें मसीह खानी गत भी है और रजा खानी गत भी है, तो इसमें से आपको इन दोनों की जगह पर गत भी मिल सकता है। तो आपको गत के बाद जोड़ आलाप बजाया जाता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। शोभा गुरटू किस शैली की प्रसिद्ध गायिका थीं। शोभा जो गुरटू थी यह किस शैली की प्रसिद्ध गायिका थीं। तो शोभा गुरटू आपकी ठुमरी के लिए फेमस थी। शोभा गुरटू ठुमरी बहुत अच्छी गाती थी, आपकी बजाती थी। निम्नलिखित में से कौन एक राग दिन में मध्य में गाया जाता है। तो कौन सा राग है जो कि दिन के मध्य में गाया जाता है। तो आपका वृंदावनी सारंग जो राग है, वृंदावनी सारंग यह दिन के मध्य में गाया जाता है। दिन के मध्य में गाया जाता है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस जोड़ी के रागों में समान स्वर प्रयुक्त होते हैं। निम्नलिखित में से किस जोड़ी के रागों में समान स्वर प्रयुक्त होते हैं। बसंत या परज में, फिर वृंदावनी सारंग या शुद्ध सारंग में, श्याम कल्याण या भूप कल्याण में, जोग या फिर जोग कौंस में या फिर माल कौंस में। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि आपका समान जोड़ी के राग हैं जो इनमें समान स्वर किस राग में प्रयोग किए जाते हैं। तो जोग है आपका, जोग और जोग कौंस में, जोग और आपका जोग कौंस में समान स्वर प्रयोग किए जाते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्रंतन मुर्की किस वाद्य पर प्रयोग किया जाता है। जो क्रंतन और मुर्की हैं यह किस वाद्य पर प्रयोग किया जाता है। तबला पर, सितार पर, पखावज पर और ढोलक पर। तो क्रंतन और मुर्की आपके सितार पर प्रयोग किए जाते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सुप्रसिद्ध तबला वादक जिन्हें ग्रैमी पुरस्कार मिला है। ग्रैमी पुरस्कार किस तबला वादक को मिला है। तो गाइस जाकिर हुसैन जी को तबला के लिए ग्रैमी पुरस्कार मिला है। इनके पिताजी भी सुप्रसिद्ध तबला वादक थे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सुप्रसिद्ध गायक जिन्हें भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया है। तो भारत रत्न इनमें से किसे मिला है।
तो देखिए भीमसेन जोशी, पंडित जसराज, पंडित अजय चक्रवर्ती, पंडित अजय पोहनकर। तो देखिए जो भारत रत्न है ये आपका पंडित भीमसेन जोशी को मिला है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पंडित भीमसेन जोशी। निम्नलिखित में से एक 15 मात्रा की ताल कौन सी है? 15 मात्रा की ताल निम्न में से कौन सी है? आड़ाचार ताल, गज जंप ताल, सुल ताल या फिर बड़ी सवारी ताल? आपको कमेंट करके बताना है। तो आपकी जो 15 मात्रा की ताल है गज जंपा ताल है, और आपकी पंचम सवारी ताल भी आपकी 15 मात्रा की होती है। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं। कायदा रेला किस पर बजाया जाता है? जो कायदा और रेला होती हैं किस पर बजाई जाती हैं? तो गाइस मैंने अभी आपको बताया था कि कायदा, रेला, पलटा आपके तबले पर बजाए जाते हैं। किस पर बजाए जाते हैं? तबले पर। ताल के प्राण कितने हैं? ताल के कुल कितने प्राण हैं? तो देखिए ताल के 10 प्राण हैं, जो कि आपके अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे इनके बारे में। बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ताल के 10 प्राण से। खंड जाति में लघु की मात्रा कितनी है? तो खंड जाति में लघु की कितनी मात्रा रहती है आपकी? तो देखिए खंड जाति में लघु की 5 मात्रा रहती हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। शहनाई बांसुरी वाद्यों के किस वर्ग में आते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया था शहनाई, बांसुरी, आपका हारमोनियम, ये इनकी जो स्वर उत्पत्ति होती है कैसे होती है? हवा के द्वारा। तो जिन वाद्यों में हवा के द्वारा स्वर की उत्पत्ति होती है वो किस वर्ग में आते हैं? तो वो आते हैं आपके सुशिर वर्ग में। किस वर्ग में आते हैं? सुशिर वर्ग में। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। श्रुतियों की कुल संख्या ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ 22, और आपको फिंगर टिप्स पर 22 की 22 श्रुति याद होना चाहिए। आगे बात करते हैं मध्यम ग्राम में पंचम स्वर किस श्रुति पर अवस्थित है? मध्यम ग्राम में पंचम स्वर किस श्रुति पर स्थित है? ये आपको बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपका गाइस जो मध्यम ग्राम में पंचम है यह आपका रहने वाला है 16वीं श्रुति पर। अब देखिए यहाँ से यही क्वेश्चन बनता है षडज ग्राम और मध्यम ग्राम। अब मध्यम षडज ग्राम में पंचम की बात करते हैं तो ये आपका 17वीं श्रुति पर होता है। मध्यम ग्राम में 16वीं श्रुति पर होता है। जो मध्यम ग्राम में पंचम स्वर एक श्रुति नीचे खिसकता है, इसी एक श्रुति नीचे खिसकने को प्रमाण श्रुति बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रमाण श्रुति। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मध्यम ग्राम में एक स्वर नीचे जाता है पंचम, उसे क्या बोला जाता है? प्रमाण श्रुति। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस वाद्य में सारका पर्दों का प्रयोग होता है? किस वाद्य में सारका या पर्दों का प्रयोग होता है? तानपुरा में, तबला में, सितार में या फिर सारंगी में? तो इसका आपको कमेंट करके आंसर बताना है किस वाद्य में सारकाओं का प्रयोग होता है। किस वाद्य में होता है? तो गाइस आपका सितार में सारकाओं का प्रयोग होता है। पर्दे सितार में लगे रहते हैं। वाद्यों के कितने वर्ग होते हैं? 3, 4, 5, 7। तो वाद्यों के 4 वर्ग होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपका मैंने बता दिया है। घनवाद्य, तंत्री वाद्य, अवनद वाद्य और आपका सुशिर वाद्य। ठीक है, ये आपके 4 वाद्य का वर्णन यहाँ पर मिलता है। आगे बात करते हैं जाति भेद से तालों की संख्या कितनी होती है? जाति भेद से तालों की संख्या कितनी होती है? तो गाइस जाति भेद से तालों की संख्या कितनी होती है? 35। और गति भेद से तालों की संख्या कितनी होती है? 175। यह जानकारी कहाँ पर मिलती है? दक्षिणी संगीत में। कर्नाटक संगीत की बात चल रही है, भारतीय संगीत में इस प्रकार से नहीं होता है। जो स्वर राग में नहीं प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं, जो स्वर राग में प्रयुक्त नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वादी स्वर, संवादी स्वर, विवादी स्वर, अनुवादी स्वर। तो जो स्वर राग में प्रयुक्त नहीं होते हैं उन्हें विवादी स्वर बोला जाता है। आगे बात करते हैं उत्तर भारतीय संगीत में थाटों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए उत्तर भारतीय संगीत में थाटों की संख्या कितनी है? 10। और दक्षिणी भारतीय संगीत में थाटों की संख्या कितनी है? 19। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। किस वेद को संगीत का आधार माना जाता है? संगीत का आधार किस वेद को माना जाता है? सामवेद को। सामवेद को संगीत का वेद भी बोला जाता है, संगीत का वेद।
सबसे पहले संगीत की जानकारी कहाँ पर मिलती है? ऋग्वेद में। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और संगीत के बारे में सबसे अधिक जानकारी संगीत का वेद सामवेद को बोला जाता है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। भरत ने ग्राम की संख्या मानी है, तो भरत ने ग्राम की संख्या कितनी मानी है? तो देखिए, भरत जी ने ग्राम की बेसिकली संख्या मानी है 2। वह सिर्फ मानते हैं कि षडज ग्राम है और मध्यम ग्राम है। उन्होंने बोला है कि आपका जो गांधार ग्राम है ये स्वर्गवासी है, लेकिन जब 3 ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आपको 2 लगाना है। अगर 3 है तो 3 ही आपको लेकर के चलना है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं, राग गायन का विकास किस से होता है? राग गायन का विकास प्रबंध से होता है, जाति से, मूर्छना से या फिर ग्राम से। तो आपका जो राग गायन है इसका विकास जाति गायन से होता है। जाति गायन से आपका राग गायन का विकास होता है। तो गाइस, इस प्रकार से थे आपके 125 क्वेश्चन। तो आज हमने 125 क्वेश्चनों को पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी क्या राय है और हम क्या बेटर कर सकते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि आपका एग्जाम निकले, अच्छे नंबर से आप एग्जाम को क्वालिफाई करें, जिससे आपका और हमारा दोनों का ही यहाँ पर नाम हो। तो गाइस, ये था आपका पूरा का पूरा MCQ का सेशन। आज की वीडियो में इतना देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।